नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 30 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। और आप तो जानते हैं आजकल हर एग्जाम में एमसीक्यूज जो आ रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो विदाउट करंट अफेयर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हम कोई भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल समझते हैं। तो अपने आंसर्स जो भी आपको सही लगते हैं एमसीक्यूज के वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 30 अप्रैल 2024 की जो हमें सबसे पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है क्रिटिकल मिनरल समिट को लेके। तो यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल यानी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स है, उनका एक समिट हुआ है, मिनरल से रिलेटेड एक समिट हुआ है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है और इसका सिलेबस तो करंट इवेंट में ही जाएगा। सो ये जो मिनरल्स होते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं सबसे पहले ये जानना होगा, और ये अच्छे से याद भी रखना होगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये क्रिटिकल मिनरल समिट रखा था। तो क्रिटिकल यानी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो ये जो सिग्निफिकेंट इवेंट होता है ये 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक चला, यानी आज तक चला, और ये चला इंडिया हैबिटेट सेंटर में, लोधी स्टेट करके है न्यू दिल्ली, वहां पे। ये जो क्रिटिकल मिनरल समिट है इसके बारे में अभी हमें जानना होगा। तो क्रिटिकल मिनरल समिट क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। जो क्रिटिकल मिनरल समिट है 2024 का, वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट रहा और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताया गया। क्रिटिकल मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये यहाँ पे बताया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ कोलैबोरेशन में थे शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, जिसको शक्ति कहा जाता है। दूसरा है काउंसिल ऑन एनर्जी, तीसरा है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, दैट इज CEEW, और तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज IISD। तो ये तीन लोग मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको क्रिटिकल मिनरल समिट कहा जाता है। ये समिट का एम क्या था? एम यही था कि कोलैबोरेशन, यानी सबको मिलके हमें मिनरल्स को कहीं ना कहीं बढ़ाना है, उसके इंपॉर्टेंस को जानना है, जो भी हमें नॉलेज है मिनरल्स से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं शेयर करना है, इनोवेशन करने की बात करनी है। क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग में जो मिनरल्स की प्रोसेसिंग चलेगी उसमें क्या नई चीज़ें आ सकती है, क्या इनोवेशंस आ सकते हैं, ये चीज़ों पे भी हमें वर्क करना होगा। समिट जो होता है यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस भी बताए जाएंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर होगा क्रिटिकल मिनरल्स का तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, क्लीन एनर्जी टारगेट्स किस तरह से हम पूरे कर सकते हैं, यानी विदाउट पोल्यूशन हम जो एनर्जी है जो कम पोल्यूशन करती है तो वो किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिस्कशंस जो है यहाँ पे चला है 8 की मिनरल्स पे ये वाले समिट में। उसमें है ग्लैकोनाइट, एक है लिथियम, एक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एक है क्रोमियम, अगला है प्लैटिनियम ग्रुप, ग्रेफाइट, टंगस्टन एंड वैनेडियम। तो ये जो है ये 8 की मिनरल्स पे यहाँ पे डिस्कशन चले हैं। क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी एसेंशियल होते हैं, उन्हें क्रिटिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है। हमारे देश में ये अवेलेबल है और इसका कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिकली अच्छा यूज़ कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये यूज़ हो सकते हैं, हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो सकते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जिससे हम अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, ये सब इंडस्ट्रीज़ में ये मिनरल्स का यूज़ करके हम काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। टेक्निकल सेशंस जो चले उसमें यह बताया गया कि पॉलिसीज कैसी बनानी चाहिए, मिनरल के ऑक्शन की प्रोग्रेस कैसा है, तो मिनरल्स का ऑक्शन होगा और ये सब किस तरह से चलेगा, और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी बताया गया है CRM को लेके, CRM इकोसिस्टम डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी बताया गया है जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल यानी जो एनवायरमेंट को खराब नहीं करेगा। CRM यानी क्रिटिकल मिनरल समिट, क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं उनको किस तरह से हमें ठीक रखना है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे चली है। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल समिट था इसका सोर्स था AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है ग्रीन टैक्सोनॉमी को लेकर, और ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या होता है ये हमें पता चलेगा जब हम इस करंट अफेयर में आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ग्रीन आ गया तो इतना तो समझ जाइए कि कहीं भी ग्रीन वर्ड आ जाता है तो वो एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका सिलेबस तो एनवायरमेंट में ही जाएगा। तो हुआ क्या है, RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इंस्पिरेशन ले सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, डेवलपिंग वर्ल्ड से, स्पेशली एशियान रीजन से। तो एशियान रीजन जो है इसमें अलग अलग देश आते हैं
और यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन टैक्सोनॉमी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट होते हैं। तो ग्रीन टैक्सोनॉमी एक किस तरह का डॉक्यूमेंट है ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं ग्रीन टैक्सोनॉमी है क्या। ग्रीन टैक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क होते हैं, कुछ यहाँ पे रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस होंगे जिससे डिफाइन किया जाएगा कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट किस तरह से करने चाहिए। यानी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट यानी हमको किस तरह से हमारे देश को ऐसा बनाना है जिसमें एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका कम से कम यूज करके, सस्टेनेबल यानी क्या, कम से कम यूज करके हम डेवलपमेंट कैसे करें। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो भी एसेट्स है उसको कहीं ना कहीं क्लासिफाई किया गया है इस टाइप से कि उनका एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसका एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, जो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं, उनको कुछ और कैटेगरी में डाला जाएगा। फिर अगली कैटेगरी बनेगी जो कम खराब कर रहे हैं। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ डिफाइन किया जाता है। इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज ग्रीन और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, यानी कौन सी एनवायरमेंट को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज है, हम उसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसके पर्पज और बेनिफिट क्या होते हैं? पर्पज और बेनिफिट तो काफी अच्छे हैं। देखो, फायदे तो बहुत ज्यादा है ग्रीन टैक्सोनॉमी को के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें ये बता रहे हैं कि भाई देखो कौन कौन सी चीजें एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो। पर्पज एंड बेनिफिट में सबसे पहला है कि प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग। टैक्सोनॉमी जो होती है ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है जिससे ग्रीन वॉशिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक झूठा इंप्रेशन डाला जाता है अबाउट अ कंपनीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट और प्रैक्टिसेस की ये जो कंपनी है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये पोल्यूशन कम करती है, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से जो फालतू की बातें की जा रही है ना, ये सब पे कहीं ना कहीं यहाँ हम कहेंगे कि एक तरह से हम ऐसी प्रैक्टिसेस को बंद कर सकते हैं, ऐसा अगर डॉक्यूमेंट लाएं हम ग्रीन टैक्सोनॉमी का। तो दूसरा, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं कि कौन से चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए कौन से नहीं, तो हम ये कहीं ना कहीं ये ग्रीन टैक्सोनॉमी को देख के कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट के यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली और कौन सी ऐसी जो एनवायरमेंट को खराब करे। तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में कि जो एनवायरमेंट के लिए ठीक है। अगला है चैनलिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो गाइडेड इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट होगा वो ये बताएगा कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एसेट्स इनको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कौन कौन से हमें पता चल जाएगा तो हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और उससे हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। अगला हमें जो देखने मिलता है वो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर होता कैसे ग्रीन टैक्सोनॉमी का, अगर देखा गया तो इसमें सबसे पहले एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ज्यादातर टैक्सोनॉमीज में गोल्स बताए जाते हैं कि हम एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं, हम क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उसको किस तरह से रोक सकते हैं, हम कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट ना हो। ऐसे कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखे जाते हैं। दूसरा है डू नो सिग्निफिकेंट हार्म क्राइटेरिया, यानी हमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हार्म नहीं करना है, यानी हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करना है जो ग्रीन है, जो एनवायरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हार्म नहीं कर रही है। ऐसे एक्टिविटीज़ पे फोकस रहना, ये भी हमें पता चलता है। तीसरा है सोशल सेफगार्ड्स, यानी हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के जो भी नियम है उसके चलते जाना है, यानी हमें टैक्सोनॉमीज में जो लिखा है उसको फॉलो करते हुए ही डेवलपमेंट करना है। तो ऐसा ग्रीन टैक्सोनॉमी हमें बहुत जगह पे यूज़ हो सकती है। तो ये ग्रीन टैक्सोनॉमी थे, ये न्यूज़ में रही है और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब अगले करंट अफेयर, अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं और वो है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को लेके, एनसीजीजी को लेके, और इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। अब देखिए गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, एक देश को किस तरह से अच्छे से गवर्न किया जाता है इसकी बात की जा रही है, और इसका नेशनल सेंटर भी है इंडिया में जो ये बताता है कि कितने अच्छे से हम चीज़ों को गवर्न कर, हम देश को गवर्न कर सकते हैं। तो उसको हेल्प मिलती है एक हमारे मिनिस्ट्रीज को कि वो अच्छे से गवर्न कैसे कर पाए। तो पॉलिटी में कहीं ना कहीं गवर्न यानी देश चलाना, हाँ ये भी आपको बता देता हूँ, मिनिस्ट्री चलाना, गवर्नमेंट चलाना, उसको गवर्नेंस कहा जाता है। पॉलिटी का सिलेबस से ये आपको करंट अफेयर देखने मिलता है। एक डेलीगेशन जो है इंडिया से वो भेजा गया था बांग्लादेश में, उसने बांग्लादेश को विजिट किया और एक बायलैटरल डिस्कशन चले। बायलैटरल यानी दो देशों के बीच में, बाय यानी दो देशों के बीच के जो डिस्कशन है वो चले हैं, जिसमें हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो है ये रिन्यू करने की बात कर रहे हैं। इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो MOU साइन हुआ था उसको अब रिन्यू करने की बात चल रही है। बैकग्राउंड ये है कि प्राइमरी एजेंडा जो है इस विजिट का वो है कि हमें रिन्यूअल करना है MOU का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का,
जो कि पीरियड 2024 से 29 तक 5 साल के लिए चलेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि किस तरह से हम दोनों को मिलकर काम करने हैं, बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है, कि किस तरह से हम बांग्लादेश में जो सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं उनको और नई नई चीज़ें बता सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे रिसर्च के चलते जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने किया हुआ है, ये सब में बहुत हेल्प मिलेगी बांग्लादेश को भी। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस न्यूज़ में रहा तो इसको देखना होगा ये क्या कहता है। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट यानी किसी के अंडर काम नहीं करता है, वैसे देखा गया तो यानी गवर्नमेंट के अंडर तो काम करेगा बट अपने डिसीजन खुद लेता है। और ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ये डिपार्टमेंट के अंडर आता है, बट ऑटोनॉमस इसलिए क्योंकि खुद के डिसीजन खुद लेता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। इसका मिशन है कि अच्छा गवर्नेंस लाने के लिए गवर्नेंस का रिफॉर्म्स लाए, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाए और स्टडीज करके, ट्रेनिंग देके, नॉलेज शेयरिंग करके, या फिर हम कहेंगे इनोवेटिव आइडियाज जो है उसको प्रमोट करके ये बताया जाएगा किस तरह से आप अच्छे से देश को चला सकते हो। इसका पर्पस और फंक्शन क्या है? सबसे पहला है पब्लिक पॉलिसी पे फोकस रहना, किस तरह के लोगों के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट ने, गवर्नेंस किस तरह से अच्छा हो सकता है, यानी किस तरह से हम हमारी सरकार है, हमारे जो भी ऑफिसर्स है वो या फिर जो मिनिस्टर्स है वो किस तरह से अच्छे से गवर्न कर सकते हैं हमारे देश को, ये बताना। कुछ उसमें चेंजेस है तो वो रिफॉर्म सजेस्ट करना। तो उसके बाद हम कहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे कंडक्ट किया, उसके अलावा कंडक्ट किया जाता है पॉलिसी रिलेवेंट रिसर्च भी, यानी कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं ये पॉलिसी कितनी अच्छी है कितनी नहीं, यानी कितनी रेलेवेंट है ये देखा जाता है। और उसके अलावा केस स्टडीज़ भी प्रिपेयर करते हैं। और सेंटर जो होता है, ये जो सेंटर है फॉर गुड गवर्नेंस, ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कोर्सेज भी ट्रेनिंग कोर्सेज भी कंडक्ट करता है सिविल सर्वेंट्स के लिए, इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के सिविल सर्वेंट्स, ताकि वो अच्छे से गवर्न कर पाए। इसका कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, जो कि प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग देशों में। और एनसीजीजी जो है इसका एम है कि कैपेसिटी जो है सिविल सर्वेंट्स की इंडिया में और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो बढ़ाना और उनको अच्छे से ये चीज़ें जो है वो उसमें ट्रेंड बनाना। तो इस तरह का ये सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है जो काम कर रहा है हमारे ही देश के लिए नहीं तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी। तो ये न्यूज़ में रहा और इसका सोर्स था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड एरिया है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई तो सिलेबस तो एनवायरमेंट में जाना है, ये तो हमें पता है। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लाया है। 4 डैम बनाए जा रहे थे कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो ये जो हम कहेंगे ये जो बनाए जा रहे थे इस पर स्टे लाया गया क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि ये डैम्स कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकते हैं ये जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डैम्स का तो वो काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकते हैं। तो ये जो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो सबसे पहली बात ये हरियाणा में, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1996 में बनाया गया था। कालेसर नेशनल पार्क जो है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न मोस्ट टीप पे है, तराई आर्क लैंडस्केप के, जो कि शिवालिक माउंटेन रेंज का हिस्सा है। यानी आप देखोगे तो शिवालिक माउंटेन रेंज के एकदम आपको वेस्टर्न मोस्ट टिप के आसपास देखने ये मिलता है, तराई आर्क जो बना है उसके लैंडस्केप में। तो कालेसर नेशनल पार्क जो है इसको नाम मिला है कालेश्वर शिवा टेम्पल, जो लोकेटेड है इस प्रोटेक्टेड एरिया में, इसलिए इसको कालेश्वर से कालेसर ऐसा कहा जाता है। तो यमुना नदी यहाँ से बहती है, वन साइड ऑफ द पार्क से आपको ये देखने मिलती है। इतना ही नहीं तो इसका कवरेज अगर देखा तो कितना एरिया ये कवर करता है, तो ये कवर करता है 11,000 एकड़ का एरिया। सेंचुरी का नाम जो है वो कालेसर फॉरेस्ट से आया है, जो कि इस रिजर्व का पार्ट है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये कालेसर फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट फ्लोरा जो यहाँ देखने मिलती है वो है रेड जंगल फॉल, ग्रे पैट्रिच, इंडियन पी फॉल या फिर वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। कालेसर फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी डेंस कवर है, काफ़ी घना जंगल है खैर और साल ट्री का। और इंपॉर्टेंट फौना यानी इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो देखने मिलते हैं वो है लेपर्ड, सांबर, डियर, बार्किंग डियर, हाइनास, जैकल्स, इंडियन पॉर्क्यूपाइंस या फिर इंडियन पैंगोलिन्स या लंगूर, ये सब आपको देखने मिलते हैं। की फीचर इसका ये है कि इसमें प्लेन्स भी आपको देखने मिलते हैं और हिल्स भी देखने मिलते हैं, और हिल्स कहीं ना कहीं 700 मीटर के हाइट तक के आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एक नैरो वैली भी है, हिल्स के बीच में ऐसी नैरो वैली भी है जिसको खोल कहा जाता है, बिटवीन हिल्स। तो ये जो वैली है यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सीजनल रिवुलेट्स देखने मिलते हैं, छोटी मोटी रिवर्स यहाँ से बहती है जिसको सोट्स कहते हैं, जो बाकी पूरे साल भर ड्राई होती है, बट जब भी बारिश बरसती है तो यह वैली में से छोटी छोटी रिवर्स जो बहती है उनको सोट कहा जाता है। ये जो साइट है ये क्वालिफाई करती है की डाइवर्सिटी एरिया ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, यानी ये कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ काफ़ी सारे
प्लांट और एनिमल के स्पीसीज देखने मिलते हैं, फ्लोरा और फौना देखने मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, यहाँ पे जीरो एक्सटिंक्शन साइट भी है, ठीक है। तो हम यानी यहाँ पे अलायंस फॉर जीरो एक्सटिंक्शन साइट्स, यानी कहीं ना कहीं अलायंस बनाए कि हमें जानवरों को या स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, उसके लिए भी ये काम यहाँ पे काम कराए जा रहे हैं। और की बायोडाइवर्सिटी एरियाज भी आपको इस बायोडाइवर्सिटी, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें देखने मिलता है। अगर डैम्स बनाए जाते हैं कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती है। तो जो डैम्स है अभी कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो है चिकन, कांसली, खिलनवाला और अंबावली, ये डैम्स हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको यहाँ मैप पे मैं कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इको जोन मैप है ये कालेसर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये आप देख रहे हैं हरियाणा में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क है जो आपको देखने मिलता है। उसी के साथ साथ ये जो करंट अफेयर था उसका सोर्स था ट्रिब्यून इंडिया, ये न्यूज़पेपर, जिसमें आया था SC स्टेज 4 डैम्स इनसाइड कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और है वर्ल्ड WWI यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दो सोर्सेस है जिससे हमने ये न्यूज़ ली हुई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के MCQs को सॉल्व करने की। पहला MCQs जो देखने मिल रहा है वो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को लेके है। तो उसमें ऑप्शंस देखने हैं। NCGG इज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर एजीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। Second, NCGG focuses on public policy, governance and reforms. Third, it collaborates with Ministry of External Affairs to provide training to civil servants from various nations. How many of the above given statements are correct? First is only one, second is only two, third is all three and fourth is none. उसके बाद second question देखते हैं. With reference to green taxonomy, consider the following statements. First, green taxonomy serves as framework for defining environmentally sustainable investment. Second, it classifies economic activities and assets based on their environmental impact. Third, taxonomy plays a crucial role in preventing greenwashing. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. अगला हमें जो क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है विद रेफरेंस टू क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज समिट्स एम्स to foster collaboration, knowledge sharing, innovation in the field of critical mineral processing. Second, it is organized by Ministry of Mines. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. आपको जो भी ऑप्शन सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है. अब बारी है जो हमने पिछले करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आंसर जानने की. सो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सही आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सही है डी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी और क्वेश्चन नंबर 8 का डी बी. आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर. आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.